नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट जीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, यानी भूकंप। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि अगर कोई एक समृद्ध देश है और वो अच्छे से चल रहा है, लेकिन बस उस देश की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है या उस देश का जो भौगोलिक विस्तार है वो इस तरीके से है कि वहाँ पे हर यानी प्रति वर्ष ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं या किसी न किसी बेसिस पे वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, तो क्या वो देश स्टेबल रह पाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर एक कंट्री को स्टेबल रखने के लिए उसकी ज्योग्राफी जो लोकेशन है उसको बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अच्छे से डेवलप और अच्छे से विकसित हो पाएगा। लेकिन जो भूकंप है दोस्तों, अगर मान के चलो कोई देश ने बहुत अच्छी तरक्की की है और एक ही बार में किसी भी कंट्री में या किसी भी कंट्री के किसी स्थान पर अचानक कोई भूकंप आ जाता है या अचानक अर्थक्वेक आता है, तो उसकी जो जीडीपी है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मिनटों में ख़त्म हो जाता है। इसलिए अर्थक्वेक जो है वो पृथ्वी पे होने वाली उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देन दोस्तों, इसका एक प्रॉपर जो सिस्टमेटिक एक डेकोरम है वो भी यहाँ पे नहीं बना है। हाँ, कुछ ऐसे यंत्र हैं जैसे सिस्मोग्राफ हो गया। देन दोस्तों, इन ग्राफ्स के ज़रिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कितने लेवल का और कितने बेसिस का यहाँ पे आ सकता है या वो कितने समय तक रह सकता है। सपोज दैट मैं अगर उदाहरण आपको जापान का दूं, तो जापान में जनरली ये घटना जो है ये यहाँ पे आम रूप से चलते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो अर्थक्वेक है ये जनरली आता कैसे है और इसकी ऐसी कौन सी भौगोलिक संरचना बनती है हमारी पृथ्वी के इंटरनल पार्ट पर कि हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्से इस तरीके से बिखर जाते हैं या उनमें कंपन होता है जनरली, तो वो कैसे जनरली होता है। दोस्तों, भूकंप और ज्वालामुखी जो है ये ऐसी होने वाली क्रिया है पृथ्वी के आंतरिक इंटरनल कोर पार्ट में, जो कि ऑलमोस्ट उनके संचालन और उनकी व्यवस्था को अंदर से अंग भंग कर देने वाली हैं। अंदर से उसमें होने वाली जो प्रतिक्रिया है, जो होने वाली कंपन की स्थिति है, वो जनरली भूकंप को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। खासकर दोस्तों, भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना, ऑलमोस्ट जो सरफेस लेवल होता है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर भूकंप आया है या किसी जगह पर आपने सुना होगा तो ऑलमोस्ट जो पृथ्वी की सतह है वो कंपन होने लगती है, वहाँ पे कंपन की स्थिति जागने लगती है, जिसके माध्यम से आजू बाजू जो कई वस्तुएं हैं वो हिलने डोलने लगती हैं। देन बहुत से ऐसे जो तरीके हैं, जो डायनेमिक्स हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। सपोज दैट अगर हम दोस्तों फोकस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अर्थ को समझने के लिए कुछ भूकंप के 3-4 यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। जैसे दोस्तों, आप इस इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पर्सन खड़ा है, ये पृथ्वी की सरफेस लेयर है। देन यहाँ पे पेड़ पौधे और बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे बने हुए हैं। देन दोस्तों, इस सरफेस लेयर के नीचे आपको पृथ्वी का कोर नजर आएगा, जिसको हम ऑलमोस्ट एथ्रोनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जमीन के इंटरनल पार्ट पर यानी 100 से 400 मीटर्स के रेंज में ऑलमोस्ट नीचे धंसा हुआ है और इसके नीचे भी हम अंदर यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे पृथ्वी के नीचे सबसे इंटरनल कोर पार्ट पे है मैग्मा, और मैग्मा के ऊपर जो दोस्तों सरफेस लेयर है वहाँ से जनरली भूकंप का जो विचलन है या भूकंप का जो उत्पन्न एक बेसिक क्राइटेरिया है वो वहाँ से निकलता है। अब थोड़ा सा इसको और हम डीप में समझते हैं कि जो जनरली भूकंप है उसमें कौन कौन सी तरंगे और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट अर्थक्वेक का यहाँ पे सिस्मिक वेव से बहुत लंबा कनेक्शन होता है, जैसे बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव को जनरली हम अगर दो पार्ट में बांटे हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। देन दोस्तों, सरफेस वेव को हम लव वेव एंड रेलिथ वेव के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम आर वेव्स कहते हैं। अब इन वेव्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी के जनरली इंटरनल और सरफेस कोर पर किस तरीके से जो वेव्स हैं जनरली ये वर्क करती हैं। तो दोस्तों, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है हमारी पृथ्वी का कुछ ऐसा हिस्सा, हमने इसको एक अज्यूम कर लिया। देन दोस्तों, आपको यहाँ पे एपिसेंटर, फोकस एंड सिस्मिक वेव्स के
3 यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहे होंगे। ऑलमोस्ट जो फोकस का इलाका है, जब जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आया तो वहां पे जनरली जो प्राइमरी वेव्स हैं और जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो इस तरीके से जनरेट होंगी या इस तरीके से वो पृथ्वी के इंटरनल कोर पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी या उनसे अलग होने का काम करेंगी, जिसको हम ऑलमोस्ट एनर्जी एट एंड द मूव टू ऑल डायरेक्शन एंड ट्रैवलिंग थॉट्स ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, यानी ऑल डायरेक्शन में वो जो ट्रैवलिंग है या वो जो डायरेक्शन का मूवमेंट है वो हमें पृथ्वी के इंटरनल कोर पार्ट में दिखाई पड़ता है। जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो वेव्स हैं वाइट कलर की, इसको हम सिस्मिक वेव के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से कंपन करते करते हुए वो जरली पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाते हैं और सतह पर जो वस्तुएं हैं या जो घर मकान या किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टम बना हुआ है वो जरली हिलने लगता है, वो जरली कंपन करने लगता है। अब इसमें जो दोस्तों एपी सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कारगर सिद्ध होता है। देन दोस्तों जो फोकस है उस एपी सेंटर के जस्ट इंटरनल और मिड कोर वाला इलाका जनरली होता है वो यहाँ पे फोकस कहलाता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब थोड़ा दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो प्राइमरी वेव है वो किस तरीके से ट्रैवल्ड करती है। अब प्राइमरी वेव जनरली दोस्तों सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड और गैसियस मटेरियल में ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग है उसका यहाँ पे होता है। अब अगर पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से दोस्तों कोई अगर वेव्स ऊपर की तरफ आ रही है तो जनरली जो पी वेव्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी वेव कहते हैं वो उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि आप वहाँ पे उसको कंप्रेस कर सकते हो पृथ्वी के इंटरनल। एंड दोस्तों एक्सपेंशन और डायरेक्शन जो होती है वो वेव यहाँ पे वेव की जो डायरेक्शन है यानी जो तरंग की डायरेक्शन है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ सकती है कि जो आपका प्रोपगेशन यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इस बेसिस पर ये यहाँ पे वर्क करता है। यानी एक सामान्य रूप से जो वेव का जो डायरेक्शन है, जो तरंग की दशा है वो इन्हीं बेसिस पर ट्रैवल करेगी ठोस, द्रव और गैसियस मटेरियल में, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह यहाँ पे वर्क करता है और अर्थ के इंटरनल कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो महत्वता है वो हमें नज़र आती है। देन दोस्तों अगर सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो सेकेंडरी वेव जो आती है इसका डायरेक्शन भी वहाँ पे वेव ऑफ प्रोपोगेशन के जरिए होता है। देन जो यहाँ पे क्रस्ट और थ्रोट इसके जरिए बहता है, यानी शंग और गर्त के जरिए इस तरीके से लहराते हुए ये वेव्स ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे गति करती है। आपने समुद्र में देखा होगा कि जो समुद्र की लहरें में जो ज्वार भाटा या किसी प्रकार की अगर लहर आती है तो इस तरीके से वेव वहाँ पे गति करते हैं या वेव अपनी जो दिशा है वो इस तरीके से बदलते हैं और आगे की तरफ सर्वाइव करते हैं। देन दोस्तों अगर लिक्विड स्टेट की हम बात करें तो इंटरनल जोन में ऑलमोस्ट 125 एपिसेंटर का जो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे नज़र हमें आती है। देन दोस्तों सरफेस वेव एक होती है सरफेस, ये मैंने जो आपको बताया प्राइमरी या सेकेंडरी वेव जो है जो पृथ्वी के इंटरनल और कोर पार्ट से उत्पन्न होती हैं। अब जो दोस्तों सरफेस वेव होती है ये ऑलमोस्ट पृथ्वी के क्रस्ट यानी ऊपर सतह सरफेस वाले पार्ट में होती है, जो कि ऑलमोस्ट सरफेस रॉक या न्यू वेव्स होती है जो कि जनरेट करती हैं सरफेस यानी सतह पर। देन दोस्तों ये जो वेव्स हैं मूव करती हैं अलोंग टू अर्थ सरफेस एंड मटेरियल थॉट्स दे द पास ऑफ द सरफेस कंसिडर टू बी द मोस्ट डायनामिक वेव्स, इनको नाम से जानते हैं। इनमें ऑलमोस्ट 2 प्रकार की जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं। पहली को लव वेव यानी एल वेव कहते हैं एंड रेलिथ वेव जिसको हम आर वेव के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जो लव वेव है इसका जनरली यहाँ पे यूज होता है कि जो ग्राउंड सरफेस है यानी सरफेस का वो हिस्सा जहाँ पे ऑलमोस्ट व्यक्ति जो अपने वर्क करते रहते हैं, जैसे मान के चलो किसी की कोई बिल्डिंग बननी है तो उस बिल्डिंग का जो नींव वाला हिस्सा है वो हिस्सा तक यहाँ पे हम लव वेव के अंतर्गत यानी जो ग्राउंड सरफेस है उसको यहाँ पे माप लेते हैं। उसी के दौरान ये जो आपको चित्र यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वेव्स के चलने का, तो वो ऐसे लव वेव उसको कहते हैं। वो इसी बेसिस पर यहाँ पे चलते हैं, यानी पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से लव वेव जो है वो मूव यहाँ पे करते हैं, जिसको हम सेमी इन्फिनेट मॉड्यूल ऑरिलेन एंड द अपर फेंटाइल थिकनेस वेव के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी ऑफ द पास्ट एंड फास्टर देन रेलिथ वेव यहाँ पे
होता है, यानी जो रेलिथ वेव है उससे काफ़ी यहाँ पे फास्ट, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा तेज चलते हैं। अब जो रेलिथ वेव है दोस्तों, ये जनरली क्या करते हैं कि जो वेव का एक सिक्वेंसाइजेशन है, यानी वेव की जो चलने की प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट, तो वो ऊपर तो दोस्तों जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे नीचे जाएगा तो एक राउंड सर्कल बना लेगा, जिसको हम ग्राउंड सरफेस एंड रेलिथ वेव के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फॉलो द एपिटिकल मोशन के जरिए इसको फॉलो किया जाता है। इसको हम एलिफिकल मोशन के नाम से जानते हैं। देन दोस्तों मोस्ट जो सिंकिंग है अबाउट की अर्थक्वेक डू टू फॉर द रेलिथ वेव अबाउट टू द लॉन्गर एंड देन अदर वेव्स के जरिए ये सभी जो वेव्स हैं यहाँ पे वर्क करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ हमारा वर्ल्ड जो है पूरी पृथ्वी का हिस्सा नज़र आ रहा होगा। पृथ्वी के उस हिस्से में जो कि समुद्र से ऑलमोस्ट अनटच है, या वो हिस्सा जो कुछ समुद्र से टच भी है लेकिन ज़्यादातर हिस्सा समुद्र से अनटच है, वहाँ पे हमें ये वेव्स का जो है नज़ारा वो जनरली देखने को मिलता है। जैसे अगर आप बात करोगे तो पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक जो ओशियन है वो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पर देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों पैसिफिक बेल्ट एंड मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट का जो किनारा है उसमें ज़्यादातर नज़र आएगा। ऑलमोस्ट 68% अर्थक्वेक जो है वो वर्ल्ड ऑकुलर सर्कम पैसिफिक बेल्ट में नज़र आता है, जिसमें आपका भारत का जो नॉर्थ वाला इलाका है वो हो गया, देन अफ्रीका का नॉर्थ वाला इलाका हो गया, उसके अलावा दोस्तों अमेरिका एंड उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका है या जो साउथ अमेरिका है, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा जो रेंज है वो हमें नज़र आता है। देन दोस्तों 11% जो भाग है वो अदर पार्ट्स में भी यहाँ पे फैल सकता है। इसके अलावा 21% अर्थक्वेक का भाग यहाँ पे ऑकरिंग करता है टू द बेल्ट, यानी जो समुद्र की सीमा या समुद्र की रेखा है उसको यहाँ पे इफेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।